ग्रेड 9 आज का जो हमारा टॉपिक जो अब आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5 विच इज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के हमने बताया है कि 3 फिज़िकल स्टेट्स होती हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिज़िकल स्टेट्स, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अब इन सब में सिंपलेस्ट फॉर्म गैसेस फॉर्म होती है विच डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, मतलब गैसेस की कोई भी वॉल्यूम और शेप नहीं होता स्पेसिफिक। लिक्विड्स आर लेस कॉमन हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, मतलब इनकी शेप कोई नहीं होती लेकिन इनका वॉल्यूम होता है लिक्विड्स का, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते। अब मोस्ट ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सबसे ज़्यादा मैटर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है और इसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होते हैं। तो सबसे पहले हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। तो गैसियस स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिफ्यूजन इज़ द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, मतलब कि अगर आपने एग्जांपल में आपको देखती हूँ कि परफ्यूम आप एक कमरे के कोने में परफ्यूम का स्प्रे करते हैं तो थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। ठीक है, वो खुशबू कैसे फैली है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी ना, तो वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू हो गए, और क्योंकि रैंडम मोशन से इन्होंने पूरे रूम के अंदर एक होमोजेनस मिक्सचर बना दिया एयर के अंदर। ठीक है, ये डिफ्यूजन होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब गैसेस कैन डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ करती हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। फिर आता है हमारे पास इफ्यूजन। इफ्यूजन भी मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन इसमें क्या होता है? थ्रू अ स्मॉल होल। ठीक है, एक छोटा सा सुराख होता है, उसके ज़रिए होती है, एस्केप करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक टायर के अंदर से जब अगर छोटा सा होल हो जाता है, छोटा सा सुराख हो जाए, तो 1 बाय 1 गैस के मॉलिक्यूल्स टायर में से निकलना शुरू कर देते हैं, एस्केप होते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है इफ्यूजन की। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक ख़ास एरिया के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स जितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे उसको हम प्रेशर कहते हैं। इसका यूनिट होता है F/A। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब गैस मॉलिक्यूल्स चूँकि कॉन्टीन्यूस मोशन में होते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, और अब वो जिस कंटेनर में बंद होते हैं उस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो स्ट्राइक करते हैं तो वो उस वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे बैलून है, तो बैलून में अगर आप हवा भर रहे हैं तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बैलून की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, अगर आप उसमें हवा ज़्यादा भर देंगे तो क्या होगा? वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, वो उनकी मूवमेंट बहुत तेज़ हो जाएगी, वो तेज़ी से बैलून की वॉल्स के साथ जो है वो स्ट्राइक करेंगे, और जितनी तेज़ी से वो स्ट्राइक कर रहे होंगे तो वो बैलून फट जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि वो प्रेशर ज़्यादा उसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कितना कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होते हैं ना, इसीलिए इनको जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, एक जो चीज़ कोई भी मोशन में होती है। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कंटिन्यूस मोशन, क्योंकि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है और एम्प्टी स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं। गैसेस की डेंसिटीज बहुत कम होती हैं लिक्विड और सॉलिड्स की निस्बत, और इसकी वजह यही है कि इनका मास कम होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। अब गैस से रिलेटेड कुछ लॉज हैं। सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। In 1662, Robert Boyle observed that volume of a given mass of gas is inversely proportional to its pressure, provided the temperature remains constant. मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ठीक है, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। V वॉल्यूम है और P प्रेशर। हम इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट K लगा देंगे। V इज इक्वल्स टू K/P। अब K क्या है? यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इस लॉ को हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो P इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो PV इज इक्वल्स टू K। अब देखें, हम कोई सी भी दो गैसेस लेते हैं,
ठीक है। तो एक को हम कहते हैं कि उसका वॉल्यूम 1 था और प्रेशर P1 और वॉल्यूम भी 1 था। कुछ टाइम के बाद अगर उसका प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, तो वो दूसरा P2 और V2 था। तो प्रोडक्ट ऑफ P1 V1 एंड प्रोडक्ट ऑफ P2 V2 ये दोनों कांस्टेंट होंगे, ठीक है, सेम वैल्यू आएगी। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, कि प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ सेकेंड फेज। बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं कि हमने एक सिलेंडर के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया था और एक मूवेबल पिस्टन रखी हुई है, ठीक है, और हमने 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट किया है। कुछ टाइम के बाद हम इसको हम कहेंगे P1 V1, मतलब प्रेशर 1 और वॉल्यूम 1। P1 V1 जो है वो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे, प्रेशर को डबल कर देंगे 4 टाइम्स, जबकि इसका वॉल्यूम जो है वो हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, एक दूसरे के होते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो प्रेशर अगर हमने P2 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है तो V2 हो जाएगा 0.5। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 आ गया, जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है। फिर हम क्या करेंगे, प्रेशर को 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर देंगे, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वॉल्यूम जो है वो 3 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास अब P3 6 है और V3 0.33 है, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी। और जब हम प्रेशर को 4 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब P4 और V4 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। तो इससे प्रूफ होता है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल ही आएगा। सेकेंड लॉ आता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट जीरो इफ़ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है इसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, ये टेम्परेचर है, जबकि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो V इक्वल्स टू KT, रीअरेंज करेंगे तो T इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, V/T इक्वल्स टू K। इसी तरीके से अगर हम कोई से भी दो लेते हैं कि पहले अगर टेम्परेचर T1 था तो उसका वॉल्यूम V1 था, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है T2 कर दिया तो उसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा। तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि V1 T1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी और V2/T2 का जो आंसर होगा वो भी कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होगा। इनको हम यूँ भी कह सकते हैं V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं कि हमने एक कंटेनर के अंदर एक वॉल्यूम लिया था 50 सेंटीमीटर क्यूबिक V1 और टेम्परेचर था रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर हमारा T2 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जबकि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ये न्यू वैल्यू हमारे पास V2 आई है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास यही होगा कि V1/T1 इज इक्वल्स टू T2/V2 और ये इन दोनों का आंसर जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी।